नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के हमारे प्राइम एजेंडे पे होगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड कुछ बातों को जानेंगे। वहाँ के गवर्नर ने कुछ सजेशंस दिए हैं। ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रिलेटेड डिबेट देखेंगे। इंडिया का फॉरेस्ट कवर, तो इससे जुड़ी हुई एक आर्टिकल है, उसको कवर किया जाएगा। नो डिटेंशन पॉलिसी, क्या ये सही है, क्या गलत है, क्या डेवलपमेंट्स हैं। और रशिया और इसराइल के मैप्स को स्टडी करेंगे क्योंकि ये रेगुलरली न्यूज़ में रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज फ्रंट पेज के ऊपर जो मणिपुर के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर आप जो है कार्रवाई कीजिए। और सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपको जो है लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करना है, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना है। अब यहाँ पे इस चीज़ को डिटेल में कवर करते हैं। तो देखिए, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी वहाँ पे कि वहाँ के जो गवर्नर होते हैं उनका पास्ट में सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कुछ लिंक होता है। तो जो प्रेजेंट गवर्नर वहाँ पे अपॉइंट हुए मणिपुर के अंदर, वो होम मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड थे। तो एक तरीके से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना और वो सारी चीज़ें देखना उनके पास्ट एक्सपर्टीज उनकी रही है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई ऐसे गवर्नर्स होते हैं जो आपको मिलेंगे कि भाई वो उनका मिलिट्री बैकग्राउंड है, वैसे भी गवर्नर यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप पूरी डेवलपमेंट को देखें तो ये कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर कार्रवाई करिए और साथ साथ कुछ और इनिशिएटिव्स लेने की भी ज़रूरत है कि यूथ वहाँ पे मिसगाइडेड है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी और ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मणिपुर की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आप इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि भी शॉर्ट टर्म मेजर क्या होंगे, शॉर्ट टर्म मेजर जो कि आपको इमीडिएटली लेने पड़ेंगे, ठीक, और लॉन्ग टर्म एक्शन जिनके रिजल्ट आपको लंबे टाइम में आएंगे। तो ये जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट, स्टडी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना, ये सब लॉन्ग टर्म है। इमीडिएट तो आपको वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करना है और ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो इन्होंने क्लियर कट बताया कि जो लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं इस वायलेंस को, उनको आइडेंटिफाई करो और एक तरीके से उनके अगेंस्ट कार्रवाई करो अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल, ये आज की डेट में ज़रूरी भी है। तो अगर हम यहाँ पे प्रीलिम्स 2023 के क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन बेसिकली बात कर रहा था पोटा की, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट की। और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी हमारे लिए ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर भी आपके पास ऐसे सेफगार्ड्स, ऐसे प्रोविजंस जो हैं वो अवेलेबल हैं कि आप विदाउट ट्रायल किसी को 1 साल तक जेल में रख सकते हो, ठीक है। 1 year विदाउट ट्रायल, दैट इज समथिंग विच इज अवेलेबल टू यू अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसलिए काफ़ी स्ट्रिंजेंट है। तो कोई भी इंडिविजुअल उनके अगेंस्ट जो है एक तरीके से कोर्ट ट्रायल शुरू नहीं होगा, 1 साल तक तो सीधा जेल में ही उनको रखा जाएगा। और जो भी मिसक्रिएंट हैं, जो ट्रबल मेकर्स हैं, उनके अगेंस्ट इस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है। अब ऐसा ही सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश करने वाला एक कानून था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है, देखिए ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पोटा, कन्फेशन ऑफ एक्यूज बिफोर पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पोटा के अंडर ये प्रोविजन ऐड अप किया गया था कि वहाँ पे अगर आप पुलिस के सामने, डीएसपी या उससे अबव रैंक के सामने अगर आप कोई भी कन्फेशन देते हैं तो वो कोर्ट में एडमिसिबल हो जाता था। इसीलिए पोटा को ड्रैकोनियन बोलते थे कि पुलिस जो है किसी को इंटेरोगेट करके, मार कुटाई करके और उनसे इजीली जो है चीज़ें उगलवा सकती थी और कन्फेशन भी करवा सकती थी। तो वो एडमिसिबल भी हो जाता था, इसीलिए ड्रैकोनियन था। बाद में इसको हटा दिया गया था। अब ये स्टेटमेंट इस हिसाब से गलत हो जाती है, थर्ड स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए यहाँ पे ये क्लियर कट बताया गया है, अ पर्सन इम्प्रिजन्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन डज नॉट हैव राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। According to Article 22, everyone, even those held in prevented custody, has the right to legal representation. तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से गलत है क्योंकि आर्टिकल 22 कह रहा है कि भैया आपको ये लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट जो है वो मिलता है। तो ये कह रहा है कि आपको लीगल एग्जेम्प्ट किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट आपको मिलेगा। इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया the central government has the duty to protect state from internal disturbance. Now this statement is absolutely correct.
आर्टिकल 355 के अंडर यूनियन गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट को डिफेंड करे फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन एज वेल एज इंटरनल अनरेस्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, इस हिसाब से ओनली वन जो है वो आपका सही आंसर हो जाता है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर भी हमें ये फैक्ट पता लग गया कि भैया 100 दिन तक, मतलब 100 दिन कह रहा हूँ, 1 साल तक तो आप विदाउट ट्रायल किसी को जेल में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बड़ी न्यूज़ आपके सामने है दैट इज़ रिलेटेड टू ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, और वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ये प्रपोज्ड है। अब देखिए ये एक डिबेट है, डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी, बिकॉज कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जब वहाँ पे होगी, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप होगा, उसका इम्पैक्ट अंडमान निकोबार की इकोलॉजी पे पड़ेगा ही पड़ेगा, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ पॉइंटेड आउट। और काफ़ी इको सेंसिटिव एरिया है ये, ठीक, ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है। अब इको सेंसिटिव एरिया मतलब अगर आप थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करोगे तो वहाँ पे जो एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ हैं उनको जरूर यहाँ पे डेंट पहुँचेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। उनको यहाँ पे ज़रूर डेंट पहुँचेगा। सो दैट्स वाई दिस वॉज द डेवलपमेंट कि भी हमें इसको इतना चेंज करना है कि नहीं करना। लेकिन अगर आप इसकी लोकेशन देखिए तो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो उस हिसाब से भी अच्छा है, और अच्छा एक तरीके से हमें यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है अगर हम इनको डेवलप करेंगे इस एरिया को। क्योंकि यहाँ पे जो ये डेवलपमेंट का आइडिया बोला गया है उसके अंदर आप मिलिट्री सिविलियन कॉम्प्लेक्स ही बनाने वाले हो, ठीक। तो मिलिट्री सिविलियन कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिविलियन पर्पज़ के लिए टूरिज्म वगैरह को वहाँ पे अच्छे से प्रमोट किया जाएगा, एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल पास में ही है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक तरीके से चौक पॉइंट बोला जाता है, काफ़ी कंट्रीज़ का यहाँ से जो है ऑयल ट्रेड वगैरह होता है। तो इंडिया की यहाँ पे प्रेजेंस होना दूसरों के लिए थोड़ा बहुत खतरा भी है। वहीं अगर आप ग्रेट निकोबार की बात करोगे, ग्रेट निकोबार इज़ द सदर्न मोस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड्स, ओके, तो वो लोकेशन का आइडिया भी हमें होना चाहिए। अब यहाँ पे जो PYQ हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल ये किया गया था कि बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड, ओके। सो बैरल आइलैंड की अगर आप बात करें, यहाँ पे एक एक्टिव वॉल्केनो है और ये 140 किलोमीटर्स टू द ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर है, नॉट द ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार तो सदर्न मोस्ट था, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाती है। और यहीं पे अगर आप इस वॉल्केनो की बात करेंगे तो ये वॉल्केनो डोरमेंट है। मेजर इरप्शन यहाँ पे देखने को मिला था 1991 में, और अभी थोड़ी बहुत एक्टिविटी 1995, 2005 और 2017 में देखने को मिली है। तो डोरमेंट था, बट ये रिसेंट जो टर्म्स में हमें एक्टिविटीज़ देखने को मिली हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये कहना गलत है कि बिल्कुल ही इनएक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि बैरन, मतलब ऑप्शन ही आपके पास एक बचेगा, दैट दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। इट हैज़ द एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड ऑन इंडियन टेरिटरी। तो ए इज़ द आंसर। अब देखिए इसके अंदर एक दूसरा सवाल प्रीलिम्स 2017 का था, ये वाला सवाल प्रीलिम्स 2018 का था और ये 2017 का। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई बताओ जोग्राफिकली क्लोजेस्ट कौन पड़ेगा ग्रेट निकोबार के अंदर। और ये जो श्रीलंका तो कंट्री हो गया, सुमात्रा और जावा ये इंडोनेशिया के है। तो आप इस चीज़ से देख सकते हो यहाँ पे इट इज़ सुमात्रा विच इज़ नियरेस्ट टू यू कैन से ग्रेट निकोबार, और स्टेट ऑफ मलाक्का बिल्कुल ये वाला एंगल यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। सो बी ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से और चलते हैं। देखिए BPSC को लेके अभी भी चल रहा है, कुछ रीटेस्ट कंडक्ट हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि इसको जो है कैंसिल किया जाए, बट दिस इज़ हाउ इट इज़, ओके। सो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, उनका टेक है। दोबारा पूरे के पूरे एग्ज़ाम को करवाना इतना ईजी नहीं होता। हालांकि इस बार टर्नअप कम था, 50% लोग आए ही नहीं इसके अंदर, ठीक, वो भी हमने देखने को मिला है। तो यूनियन मिनिस्टर क्लेम्स एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर टू ग्रो एट 3.5 to 4%, ओके। सो ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, बट इट इज़ नॉट सफिशेंट, इतना जो है सफिशेंट नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, ठीक। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा स्पेसिफिकली रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आपको नॉन एग्री जॉब्स ही क्रिएट करनी होंगी। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे नेवल वेसल तारिनी विद 2 वुमेन ऑफिसर्स स्टार्ट्स न्यू लेग ऑफ सर्कम नेविगेशन, ओके। सो ये INS तारिनी आपको बस याद रखना है ये।
कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा शिप था, कैसे था. एंड देर आर न्यू डेवलपमेंट्स, काउपी सीड्स स्प्राउट इन स्पेस. ओके, तो फर्स्ट रोबोटिक आर्म ऑपरेटेड, ये सब इसरो ने वहाँ पे जो है टेस्ट कंफर्म किए हैं. सो दीज आर द न्यू डेवलपमेंट्स जो हमें आइडिया पता लगना चाहिए. अब आगे चलते हैं यहाँ पे सीधा जो न्यूज़ में चल रहा है, दैट इज़ फॉरेस्ट कवर. ओके, सो सवाल ये है कि जो फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट हुआ है क्या वो सफिशिएंट है. सो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग देर आर फ्यू हाईलाइट्स. की फाइंडिंग्स क्या हैं, तो इंडिया के अंदर जो ट्री कवर हो गया है दैट इज़ 25.17%, लेकिन हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 33% होना चाहिए हमारे यहाँ पे ग्रीन कवर. इट मीन्स दैट स्टिल एफर्ट हैज़ टू बी डन, अभी भी एफर्ट और करने की ज़रूरत है, तब जाके ठीक होगा. ओके, तो अगर आप फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो यहाँ पे 21.76% फॉरेस्ट कवर है और ट्री कवर इज़ 3.41%. ओके, अब एरिया इंक्रीज हो रहा है, इट्स अ गुड थिंग, काफ़ी अच्छा ये डेवलपमेंट है, बिकॉज हमें कार्बन सिंक्स भी बनाने हैं. देखिए, आप कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहे हैं, और कार्बन न्यूट्रल जब आप तब होंगे जिसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेंगे, उसके बाद कार्बन जो हमारे यहाँ पे सिक्वेस्ट्रेशन करवाया जाएगा, ठीक, कार्बन सिंक्स के थ्रू उसको एब्जॉर्ब भी करवाया जाएगा. और फॉरेस्ट जो है वो बहुत अच्छा कार्बन सिंक की तरह एक्ट करता है. ठीक है, तो डेफिनेशन फॉरेस्ट की क्या होती है कि 1 हेक्टेयर से बड़ा लैंड हम लेंगे और उस 1 हेक्टेयर लैंड के अंदर अगर 10% से ज़्यादा आपका ट्री कवर है तो दैट इज़ रेफर्ड एज फॉरेस्ट. ठीक है, अगर 1 हेक्टेयर से कम है तो उसे स्कैटर्ड ट्रीज के रूप में बोला जाता है, उसको फॉरेस्ट नहीं बोलते हैं. सैटेलाइट वगैरह का हम इस्तेमाल करके ये सब कर रहे हैं. अब देखिए, कुछ एक सेंसिटिव एरियाज में भी डेवलपमेंट हुई हैं. तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर देर इज़ दिस लॉस ऑफ 58 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर. नीलगिरीज में देर इज़ दिस लॉस्ट ऑफ 123 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट कवर. और मैंग्रोव्स भी कम हुए हैं, 7 किलोमीटर स्क्वायर के मैंग्रोव्स कम हुए हैं. और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर श्रिंकेज हुआ है 327 किलोमीटर स्क्वायर. तो ये काफ़ी अलार्मिंग है. ये सब सेंसिटिव एरियाज हैं और यहाँ पे अगर आपका फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है तो इट शुड बी अलार्मिंग फॉर अस, बिकॉज वहाँ की पूरी इकोलॉजी को ये डैमेज करेगा. ठीक है, अब देखिए, कंसर्न्स बिल्कुल सही हैं. कंसर्न इसके अंदर क्या रेज किए हैं कि भैया मेथड ऑफ डिक्लेयरिंग एन एरिया एज फॉरेस्ट. पहली चीज़, आप प्लांटेशन और ऑर्किड्स को कैसे फॉरेस्ट के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया. ठीक है, दूसरी चीज़, देर इज़ दिस इंक्रीज ऑफ 81.5 मिलियन टन ऑफ कार्बन स्टॉक. जितने रेट पे हम लोग कार्बन रिलीज कर रहे हैं उतने रेट पे एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, दैट इज़ द पॉइंट. और जो भी हम यहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं वो क्लैरिटी के साथ हमें चीज़ें नहीं बताता है. ठीक है, इंडिकेटर्स बहुत सारे मिसिंग हैं, अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, दैट इज़ द पॉइंट हियर. अब देखिए, यहाँ पे जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर सवाल पूछा गया था, तो ये प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है. तो इन्होंने ये एक सवाल पूछा कि परसेंटेज टर्म्स में, देखो पहले इन्होंने क्लियर बताया, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ठीक, परसेंटेज टर्म्स का सवाल है. तो देखिए, परसेंटेज टर्म में महाराष्ट्र के अंदर 16.47% फॉरेस्ट एरिया है, मध्य प्रदेश में 25.11% फॉरेस्ट एरिया है, छत्तीसगढ़ में 41% फॉरेस्ट एरिया है और उड़ीसा में 32%. तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़ में होगा. उस सीक्वेंस पे आप इस आंसर को करेंगे. ठीक है, अब ये पॉइंट समझना ज़रूरी है. अच्छा, इन्होंने क्या पूछा कि परसेंटेज टर्म्स में आपको आपका आंसर देना होगा, तो कम से ज़्यादा पे जाना है और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के अंदर है, उड़ीसा में उससे कम है. तो दैट इज़ द लिंक, बी इज़ द आंसर फॉर दिस. लेकिन अगर ये सवाल होता कि टोटल एरिया किसका ज़्यादा है, तो टोटल एरिया इनमें से सबका ज़्यादा होगा आपके मध्य प्रदेश का. ठीक है, तो ये डिपेंड करना है, क्वेश्चन को ध्यान से हमें पढ़ना होता है, उसके बेस पे आप इसे आंसर करेंगे. अब दूसरा जो आर्टिकल आया है दैट इज़ रिलेटेड टू नो डिटेंशन पॉलिसी. देखिए, नो डिटेंशन पॉलिसी के अंदर आइडिया ये था कि क्लास 8th तक किसी को भी डिटेन नहीं किया जाएगा. ठीक, और एक तरीके से ये फॉरेन फिलॉसफी पे बेस्ड आइडिया है कि भी आप लर्निंग कर्व बनाएंगे. ठीक है, देयर इज़ गोइंग टू बी अ लर्निंग कर्व और इस लर्निंग कर्व के अंदर डिटेन किसी को नहीं किया जाएगा, सबको ग्रो करने का मौका दिया जाएगा. लेकिन इंडिया के अंदर हुआ क्या, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम हुई पुअर इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, अब आपके पास पुअर इम्प्लीमेंटेशन क्यों हुई, उसका रीज़न सिंपल सा है कि यहाँ पे आपने जो स्टेक होल्डर्स थे, टीचर्स,
दे वर नॉट ट्रेंड, उनको ट्रेन नहीं किया था यहाँ पे, उनको एजुकेट नहीं किया था कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, हमारे यहाँ पे नो डिटेंशन बना, नो टेस्टिंग, नो इवेल्युएशन। ठीक, स्कूल्स ने इवेल्युएट ही करना बंद कर दिया, टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया, ये आउटकम हुआ यहाँ पे। और उसका रिजल्ट ये है कि अब जो है इस पॉलिसी को वापस लिया गया है। तो फॉरेन के अंदर तो ये पॉलिसी अच्छी चलती है कि आप लर्निंग का मौका दीजिए, सबको ग्रो करने का मौका दीजिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि असेसमेंट ज़ीरो हो जाए। तो इंडिया के अंदर ये एक प्रॉब्लम है, इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो गड़बड़ हो गई यहाँ पे, एंड दिस इज़ हाउ इट बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो उसका रिजल्ट ये था कि भाई बच्चों में स्किल्स तो थे ही नहीं। और असर रिपोर्ट हमें पता है, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इंडिया, जो ये बताती है कि क्लास 5 का स्टूडेंट क्लास सेकंड की बुक्स नहीं पढ़ पा रहा है, वो वहाँ की जो है कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहा है, इतना सिचुएशन ख़राब थी यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए इसको दोबारा ठीक करने की ज़रूरत थी और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है इसको भी वापस लिया जाए। स्टेट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी इसके ऊपर वापस ले चुकी हैं। अब ये जो नई न्यूज़ आई है, ये जो है सेंटर के स्कूल्स में भी इसे एप्लीकेबल बनाया जाएगा। तो इन्होंने ऐसा रिपोर्ट में बताया कि ओनली 42% ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स दे कुड रीड क्लास 2 लेवल टेक्स्ट बुक्स। ओके, तो ये खुद आप आइडिया लगा दीजिए कि भाई लर्निंग कर्व कितना ख़राब है, कितने ख़राब तरीके से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, बुक्स नहीं रीड कर पा रहे हैं, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। ठीक, और टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए पुराने सिस्टम्स को वापस लेके आया जा रहा है, दैट इज़ हाउ इट इज़। तो टाइमली इवेल्युएशन हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे ही आप इवेल्युएट कर रहे हो, उससे पहले भी आपको इवेल्युएट करना है कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर को भी अकाउंटेबल बनाना है कि अगर रिजल्ट ख़राब होगा तो ये माना जाएगा कि टीचर ने भी गलत पढ़ाया है, तो वो एक अलार्मिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, आपको इंसेंटिव्स देना है, अप्रेजल करना है टीचर्स का, जिनका रिजल्ट अच्छा है उनको आप प्रमोट कर दीजिए। दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन। उनकी सैलरी भी वैसे ही डिसाइड होनी चाहिए। तो अब रशिया न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द वॉर दैट इज़ गोइंग ऑन, विल नॉट गेट इनटू दिस। हम सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक चीज़ों को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको समझनी है, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, रीजन्स दैट आर मैंशनड इन न्यूज़, और ये प्रीलिम्स 2023 का ये सवाल है। ठीक है, अब उस समय क्या था कि जो खरसों और ये जफ्रोफिया एरिया था, इट लाइज इन यूक्रेन, और ये इस वॉर के अंदर हाईलाइट हुआ था क्योंकि यहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट है। ठीक है, और यूपीएससी ने ये जो है सवाल आपसे पूछ लिया, तो ये तो करेक्टली मैच नहीं है। फिर नागोर्नो कराबाख, नागोर्नो कराबाख ये जो है आपके अज़रबैजान और अर्मीनिया के बीच में डिस्प्यूट है ये एरिया, तो ये वहाँ पे है, तो मतलब मोज़ाम्बिक में भी नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ सवाल है नॉर्थ किवू और इतूरी से रिलेटेड। नाउ दे आर लाइंग इन कोंगो, ये एरिया पड़ता है कोंगो के अंदर, और ये भी एक तरीके से गलत हो गया। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है वैसे तो, लेकिन हमें पूरा आइडिया होना चाहिए मैप बेस की कैसे आपको पढ़ना है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमें कैसे करनी है कि रशिया के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं। ऐसे में सवाल ये ज़रूरी भी है क्योंकि कभी हमने सोचा ही नहीं उस तरीके से। तो यहाँ से आप इसको मार्क करते हुए चलिए, फिनलैंड, ठीक, इसको शायद आप इसको लिख भी लेना बेशक, फिनलैंड, एस्टोनिया, ठीक है, दैट इज़ द नेबरिंग पॉइंट हेयर, लातविया, ओके, तो लातविया है, बेलारूस है। अच्छा, बेलारूस का एंगल आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि यूक्रेन वॉर की शुरुआत जो है वो बेलारूस से फोर्सेस भेजी थी रशिया ने अपनी, तो इसलिए वो न्यूज़ में आया था। ठीक है, अच्छा, ये लातविया है, बेलारूस है, ये हमने देख लिया। यहाँ पे यूक्रेन डेफिनेटली बिकॉज वॉर लड़ रहा है वो, तो वो भी आपको देखना होगा। ठीक है, इधर आप नीचे की तरफ आइए तो आपको नज़र आएगा अज़रबैजान, जॉर्जिया और अर्मीनिया। ठीक, तो ये जॉर्जिया भी न्यूज़ में चल रहा है, प्रो रशिया बनना है या फिर प्रो यूरोप रहना है। ठीक है, अर्मीनिया के अंदर वॉर अभी चल रहा था, और अज़रबैजान, तो ये भी सब न्यूज़ में चल रहा था। अर्मीनिया और अज़रबैजान का ही वॉर था, नागोर्नो कराबाख एरिया के अंदर जो चल रहा था। ठीक, देन यू हैव कजाकिस्तान, ये बॉर्डर लगता है रशिया, फिर बॉर्डर लगाता है चाइना के साथ, मंगोलिया के साथ, ओके, और इधर नीचे की तरफ आप देखिए तो लगेगा नॉर्थ कोरिया। तो ये रशिया के प्राइमरीली बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जिसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो मैप हमें रेगुलरली देखते रहना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है,
और रशिया के नॉर्थ में आप देखोगे, अगर मैं रिवराइन की बात करूँ तो कारा सी पड़ता है, अब ये आर्कटिक ओशन के साथ एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए बेरेंट सी कहाँ पे है। ठीक है, ये सब नॉर्थ पोल के अराउंड चीज़ें चल रही हैं। सी ऑफ ऑक्सटॉस्क, तो ये जापान और रशिया के बीच का एरिया है। ठीक, कुरिल आइलैंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसराइल इज़ द अनदर कंट्री विच इज़ इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ द वॉर ओनली। अब यहाँ पे स्टेटमेंट आप देख लीजिए। तो इसराइल को लेके आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं, इसराइल के नेबरिंग कंट्रीज का भी आइडिया होना चाहिए, प्लस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, दैट इज इसराइल हैज एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब नेशंस। ठीक है, सही बात है, ये बात हो रही है अब्राहम अकॉर्ड की। ठीक, तो उसके अंडर ये सारी डेवलपमेंट हुई है। उन्होंने जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस पहले नहीं थे, वो एस्टैब्लिश किए यूएई और बहरेन के साथ। तो दिस इज द करेक्ट वन। सेकेंड स्टेटमेंट आप देखिए, ये कह रहा है कि द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरब वॉज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। ओके, तो देखो ये अरब पीस इनिशिएटिव, ये स्ट्रेटजी 2002 में आई थी और सऊदी अरब जो है वो उन्होंने इसको प्रपोज किया था। अच्छा, इसके एक्सचेंज में इजराइल्स विड्रॉल फ्रॉम टेरिटरी इज इट कैप्चर्ड इन 1967, उसकी डिमांड की गई थी। ओके, अच्छा, अब दिस इनिशिएटिव डिमांड एन एंड टू द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन, तो वो तो यहाँ पे एंड हुआ नहीं। तो एक तरीके से प्लान भी अप्रूव करवाया गया था, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो इसको साइन मुझे नहीं लगता किया गया हो, तो आई सीरियसली डाउट इट, इसको साइन जो है वो नहीं किया गया था। और आफ्टर इसराइल पैलेस्टीन दिस साइन द ओस्लो अकॉर्ड साइन किया था, काफ़ी कंट्रीज इससे खुश थे। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट के अंदर डाउट है। ठीक, तो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो दैट इज समथिंग, प्ले स्टेटमेंट 1 इज राइट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट राइट। ठीक, सी इज द आंसर टू दिस, सी इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन कवर करने होते हैं। जो चीज़ें न्यूज़ में हैं, जो कंट्रीज न्यूज़ में हैं, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, द जनरल बिहाइंड द थ्रोन, ओके, सो ही इज़ द वन हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स। ये बांग्लादेश को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, वहाँ के आर्मी जनरल हैं। ठीक है, और काफ़ी वहाँ पे भी सैड चीज़ चल रही है। सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम मिलिट्री इज़ टेकिंग द कंट्रोल इन बांग्लादेश, पहले भी ऐसा हो चुका है। देखो यही प्रॉब्लम है इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, कि भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी कहीं पे स्ट्रांग होने ही नहीं दी जाती, कहीं ना कहीं गड़बड़ चलती ही रहती है। ठीक है, एंड दिस इज़ द पॉइंट हेयर। ठीक, तो ये ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट अनाउंस किए हैं, GNT बोल रहे हैं उनको। ओके, और ये WHO ने अनाउंस किए हैं यहाँ पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब देखो इसके अंदर टारगेट यही है कि भी जो स्टंटिंग है उसे कम करना है। कितना कम करना है स्टंटिंग को? 40% तक कम करना है, अंडर 5। ठीक है, अंडर 5 जो एज ग्रुप है उसके अंदर 40% कम करना होगा स्टंटिंग को, ये टारगेट रखा है। और वुमेन रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो एनीमिया होता है, उस एनीमिया को भी कम करने की इनकी डिमांड है, इनकी इच्छा है। ठीक है, तो वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज के होंगे उनके अंदर एनीमिया को रिड्यूस किया जाएगा बाय 50%। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ पॉइंटिंग आउट। लेकिन ये टारगेट अचीव करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को किसकी सपोर्ट चाहिए? इंडिया की सपोर्ट चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, विदाउट दिस इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमारे यहाँ पे वी आर द ग्लोबल कैपिटल फॉर स्टंटिंग और ये सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे एफर्ट कर रही है, पोषण गाइडलाइंस, पोषण अभियान, ये सब चल रहा है, बट मोर हैज़ टू बी डन, और भी करने की ज़रूरत है। और ये देखो एक ही ना वेलनेस का कल्चर लेके आना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और सरकार को अपनी पॉलिसी भी बेटर करने की ज़रूरत है। प्रोटीन जो है वो डाइट के अंदर हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। सिर्फ राइस वीट खिला के आप लोगों को ठीक नहीं कर सकते हो। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। ओके, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडेज क्लास. So that's it for the day then. Thank you very much.